आज रात जब सूरज डूब जाएगा, तुम बस एक स्विच ऑन करोगे और एक पल में पूरा कमरा रोशनी से भर जाएगा। इतना नॉर्मल लगता है कि हम इसके बारे में सोचते भी नहीं, लेकिन इंसान की लगभग पूरी हिस्ट्री में ऐसा कोई स्विच था ही नहीं। जैसे ही सूरज डूबता था, दुनिया धीरे धीरे गहरे अंधेरे में डूब जाती थी। कई जगहों पर तुम अपना हाथ भी अपने चेहरे के सामने मुश्किल से देख पाते। और आज का मॉडर्न इंसान शायद कभी उस असली अंधेरे का एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाया। लगभग 3 लाख सालों तक तुम्हारे हर एंसेस्टर ने अपनी जिंदगी का करीब आधा हिस्सा इसी नेचुरल डार्कनेस के साथ बिताया, ऐसे अंधेरे में जो आज हम शायद इमेजिन भी ना कर सकें। उनके पास हर रात जलने वाली कैंडल या इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं थी, सिर्फ काला आसमान, सितारे और जितनी देर तक वो आग को जिंदा रख पाते, उतनी ही रोशनी। तो फिर वो इतनी लंबी रातों में करते क्या थे? इसका जवाब सिर्फ हिस्ट्री नहीं बताता, बल्कि ये भी बताता है कि हम कैसे सोते हैं, कहानियां क्यों सुनाते हैं और शायद इंसान होने का असली मतलब क्या है। समझते हैं। शुरुआत करते हैं आग से, क्योंकि शायद इसी एक डिस्कवरी ने इंसानी जिंदगी की डायरेक्शन हमेशा के लिए बदल दी। कंट्रोल्ड फायर का सबसे पुराना मजबूत एविडेंस साउथ अफ्रीका की वंडरवर्क केव से मिलता है, जो लगभग 1 मिलियन साल पुराना माना जाता है। लेकिन आग सिर्फ ठंड से बचने का जरिया नहीं थी, इसने इंसान के दिन और रात दोनों का मतलब ही बदल दिया। आग से पहले हमारे एंसेस्टर्स भी दूसरे प्राइमेट्स की तरह ही जीते थे। सूरज ढलते ही वो किसी पेड़ पर या किसी सुरक्षित जगह पर चले जाते और ज्यादा मूवमेंट से बचने की कोशिश करते, क्योंकि रात में बिना रोशनी के घूमना प्रेडेटर्स का आसान शिकार बन सकता था। हमारी आंखें अंधेरे में उन शिकारी जानवरों जितनी पावरफुल कभी नहीं रहीं। लेपर्ड्स, हाइनाज और वुल्फ्स जैसे प्रेडेटर्स अंधेरे में हमसे कहीं बेहतर देख सकते थे। और यहीं पर आग ने सब कुछ बदल दिया। एक कैंपफायर के आसपास रोशनी और गर्मी का एक छोटा सा सुरक्षित एरिया बन जाता था। इस रोशनी की वजह से कई प्रेडेटर्स पास आने से कतराते थे। इसका मतलब ये नहीं था कि खतरा खत्म हो गया था, लेकिन सर्वाइवल के चांसेस जरूर काफी बढ़ जाते थे। आज भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने देखा है कि कुछ हंटर गैदरर कम्युनिटीज में जो लोग रात को कैंपफायर से बहुत दूर चले जाते हैं, उनके लिए प्रेडेटर्स का रिस्क काफी ज्यादा होता है। लेकिन सबसे फैसिनेटिंग बात कुछ और थी। आग ने सिर्फ प्रोटेक्शन ही नहीं दी, उसने इंसान को एक बिल्कुल नया रिसोर्स दिया, वक्त। सोचो जरा, आग से पहले प्रोडक्टिव दिन लगभग सनसेट के साथ ही खत्म हो जाता था, लेकिन कैंपफायर ने हर दिन में 2 से 4 एक्स्ट्रा घंटे जोड़ दिए और हजारों जनरेशन्स तक मिलते रहे ये एक्स्ट्रा घंटे। धीरे धीरे हमारी सोसाइटी और कल्चर को शेप देने लगे। 2014 में एंथ्रोपोलॉजिस्ट पॉली वीजनर ने प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में एक फेमस स्टडी पब्लिश की। उन्होंने कलाहारी डेजर्ट के जू/हुआनसी बुशमैन के साथ कई साल बिताए और उनकी कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड की। ये उन कम्युनिटीज में से हैं जिनकी लाइफस्टाइल आज भी ट्रेडिशनल हंटर गैदरर से काफी मिलती जुलती मानी जाती है। और जो उन्होंने देखा, वो हैरान कर देने वाला था। दिन के वक्त लगभग 80% बातें प्रैक्टिकल होती थीं। कौन शिकार पर जाएगा, कौन से प्लान्स मिल सकते हैं, कैंप के काम, प्लानिंग और रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स। दिन का ज्यादा हिस्सा सर्वाइवल के लिए होता था। लेकिन जैसे ही रात होती और लोग कैंपफायर के आसपास जमा होते, सब कुछ बदल जाता था। रात की लगभग 81% कॉन्वर्सेशंस कहानियों से भरी होती थी। दूर के लोगों की स्टोरीज, एडवेंचर्स, दुनिया की शुरुआत के मिथ्स और ऐसे जोक्स जो पूरे कैंप को हंसा देते थे। वीजनर का मानना था कि कैंपफायर के आसपास की यही स्टोरी टेलिंग ह्यूमन कल्चर की सबसे बड़ी फाउंडेशंस में से एक थी।
कैंपफायर सिर्फ आग नहीं था, शायद वही इंसान का पहला थिएटर, पहला क्लासरूम और पहली कम्युनिटी गैदरिंग थी। लेकिन रात सिर्फ कैंपफायर के आसपास कहानियां सुनाने तक ही सीमित नहीं थी। कुछ और भी हो रहा था, कुछ ऐसा जिसे साइंस ने सिर्फ पिछले कुछ डेकेड्स में दोबारा समझना शुरू किया है। हो सकता है तुम वैसे सोने के लिए डिजाइन ही ना हुए हो जैसे आज की दुनिया में हम सोते हैं। 2001 में हिस्टोरियन रॉजर एकर्च ने एक रिसर्च पब्लिश की जिसने स्लीप हिस्ट्री को देखने का नजरिया ही बदल दिया, और उन्हें 500 से भी ज्यादा रेफरेंसेस मिले। 1400 के दशक की प्रेयर बुक्स, कोर्ट रिकॉर्ड्स, डायरीज, मेडिकल टेक्स्ट्स, आम लोगों के लेटर्स और पुराने लिटरेचर तक, इन सब में बार बार दो अजीब लफ्ज दिखाई दिए, फर्स्ट स्लीप और सेकंड स्लीप। हिस्टोरिकल एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि इंडस्ट्रियल एज से पहले यूरोप के कई हिस्सों में लोग अक्सर एक ही कंटिन्यूअस ब्लॉक में नहीं सोते थे। वो सनसेट के कुछ देर बाद सो जाते, करीब 4 घंटे की नींद लेते, फिर रात के बीच 1 या 2 घंटे के लिए जाग जाते और उसके बाद दोबारा सुबह तक सो जाते। उस जमाने में इससे इंसोम्निया नहीं माना जाता था, बल्कि कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक यह एक नॉर्मल रूटीन था। और उस बीच के जागते हुए वक्त में लोग करते क्या थे? जवाब है, बहुत कुछ। 16वीं सेंचुरी के एक फ्रेंच फिजिशियन ने लिखा था कि कपल्स के लिए यह वक्त इंटिमेसी के लिए भी अच्छा माना जाता था। कुछ लोग पड़ोसियों से मिलने चले जाते, कुछ अपने ड्रीम्स को लिखते या उनका मतलब समझने की कोशिश करते, कुछ पढ़ते, कुछ प्रार्थना करते और कुछ बस चुपचाप अंधेरे में लेते हुए सोचते रहते। 1500 के एक मेडिकल मैनुअल में लिखा था कि फर्स्ट और सेकंड स्लीप के बीच का वक्त गहरी सोच और पढ़ाई के लिए सबसे शांत समय माना जाता था। इस क्वाइट पीरियड को कुछ जगहों पर द वॉच भी कहा गया, एक ऐसा वक्त जब दुनिया भी खामोश होती थी और दिमाग भी। दिलचस्प बात यह है कि हिस्टोरियंस ने इन रेफरेंसेस को कई सालों तक पढ़ा, लेकिन शुरू में कई लोगों ने फर्स्ट स्लीप को सिर्फ एक फ्रेज समझकर इग्नोर कर दिया, क्योंकि मॉडर्न दुनिया में सेगमेंटेड स्लीप का आइडिया ही इतना अनयूजुअल लगता था। बाद में जब और हिस्टोरिकल एविडेंस मिला, तब रिसर्चर्स ने इस पैटर्न को ज्यादा सीरियसली लेना शुरू किया। फिर साइंस ने भी इस पॉसिबिलिटी को टेस्ट किया। 1990 के दशक में साइकाइट्रिस्ट थॉमस वेहर ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। वॉलंटियर्स को लगभग 1 महीने तक हर दिन 14 घंटे अंधेरे में रखा गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक लाइट से पहले लंबी रातों में होता था। कुछ हफ्तों बाद लगभग सभी पार्टिसिपेंट्स एक मिलते-जुलते पैटर्न में सेटल हो गए। करीब 4 घंटे की नींद, फिर 1 से 3 घंटे तक शांत जागना और उसके बाद दोबारा कुछ घंटे की नींद। किसी ने उन्हें ऐसा करने को नहीं कहा था, उनका बॉडी खुद ही इस रिदम में एडजस्ट हो गया। वेहर ने इस दौरान उनके हार्मोन लेवल्स भी मेजर किए और उन्होंने देखा कि इस क्वाइट वेकिंग पीरियड में प्रोलैक्टिन का लेवल काफी एलिवेटेड था। ये वही हार्मोन है जो रिलैक्सेशन और कामनेस से भी जुड़ा हुआ है। कई पार्टिसिपेंट्स ने बताया कि वो अनयूजुअल तरीके से पीसफुल, रिफ्लेक्टिव और ऑलमोस्ट मेडिटेटिव फील कर रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान को आज भी इसी पैटर्न में सोना चाहिए, लेकिन इतना जरूर लगता है कि इंसानी स्लीप हिस्ट्री मॉडर्न लाइफस्टाइल से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स रही है। तो फिर ये पैटर्न धीरे धीरे खत्म कैसे हो गया? इसका सबसे बड़ा जवाब था रोशनी। 1600 से यूरोपियन शहरों में धीरे धीरे स्ट्रीट लैंप्स लगने शुरू हुए। पेरिस उन पहले शहरों में से था जहां किंग लुई द 14 के दौरान पब्लिक लाइटिंग को बढ़वा दिया गया, ताकि क्राइम कम हो और रात में चलना आसान हो। धीरे धीरे लंदन और दूसरे बड़े शहर भी इस रास्ते पर चल पड़े।
जो रात कभी गहरे अंधेरे और अनसर्टनिटी का दूसरा नाम थी, वो धीरे धीरे इंसान के कंट्रोल में आने लगी। पहले सस्ती कैंडल्स आम हुई, फिर ऑयल लैंप्स, फिर 1800 के दशक में गैस लैंप्स ने शहरों की रात बदल दी। और 1869 के बाद जब थॉमस एडिसन ने प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक बल्ब को कमर्शलाइज किया, कुछ ही जनरेशन्स में इंसान की हजारों साल पुरानी रात हमेशा के लिए बदल गई। और एक और दिलचस्प बात, आज जो वर्ड कर्फ्यू हम एजुक्यू से आया है, जिसका मतलब था आग को धक दो। मेडिवल टाउन्स में रात को घंटी बजाई जाती थी ताकि लोग अपनी खुली आग को कवर या बुझा दें और आग लगने का खतरा कम हो। उस वक्त रात का मतलब था घर के अंदर रहना, क्योंकि अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं था, वो अनसर्टनिटी और वल्नरेबिलिटी का वक्त भी था। कई मेडिवल यूरोपियन शहरों में रात के बाद बिना लैंटर्न के बाहर निकालना रिस्ट्रिक्टेड या इल्लीगल भी था। रात को अक्सर चोरों, जंगली जानवरों और सुपरनैचुरल कहानियों से जोड़कर देखा जाता था। लोग उस अंधेरे का वैसे ही डर मानते थे जैसा मॉडर्न इंसान शायद इमेजिन भी ना कर सके। फिर हमने उस अंधेरे को रोशनी से भर दिया और इससे सिविलाइजेशन ने एक नई रफ्तार पकड़ ली। लेकिन हर प्रोग्रेस के साथ कुछ न कुछ पीछे भी छूट जाता है। आज एवरेज इंसान सनसेट के बाद कई घंटे आर्टिफिशियल लाइट के कांटेक्ट में रहता है। खासकर फोन्स, लैपटॉप्स और एलईडी से निकलने वाली ब्लू एनरिच्ड लाइट मेलाटोनिन नाम के हार्मोन की रिलीज को डिले कर सकती है। यही हार्मोन हमारे बॉडी को सिग्नल देता है कि अब सोने का वक्त आ रहा है। जब रात के 11 बजे भी तेज रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचती है, ब्रेन को लग सकता है कि दिन अभी खत्म नहीं हुआ। इस वजह से नींद देर से आती है और सर्केडियन रिदम, जो लाखों सालों में इवॉल्व हुई है, डिस्टर्ब हो सकती है। रिसर्चर्स ने ये भी देखा है कि जब लोग सिर्फ एक हफ्ते के लिए कैंपिंग पर जाते हैं और आर्टिफिशियल लाइट से दूर रहते हैं, तो उनका मेलेटोनिन साइकिल सनसेट के काफी करीब शिफ्ट हो जाता है। सिर्फ एक हफ्ता, और बॉडी अपनी नेचुरल टाइमिंग को दोबारा याद करने लगती है। शायद इसीलिए हमने सिर्फ अपनी रातों को ही नहीं बदला, बल्कि उन रातों के एक्सपीरियंस को भी बदल दिया। वो शांत लम्हे जब इंसान बिना नोटिफिकेशंस, बिना स्क्रीन्स और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ अपने ख्यालों के साथ होता था, आज की जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं। और जब हम रात के बीच उठ जाते हैं, तो अक्सर हमें लगता है कि कुछ गलत हो गया। हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता। कभी-कभी कुछ देर के लिए रात में जगना बिल्कुल नॉर्मल भी हो सकता है। और अगर ये बार-बार हो या नींद की प्रॉब्लम बन जाए, तो उसे इंसोम्निया कहकर डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। लेकिन इतना तो पक्का है कि हजारों सालों तक हमारे एंसेस्टर्स ने रात को हमसे बिल्कुल अलग तरीके से एक्सपीरियंस किया। वो कैंपफायर के आसपास बैठकर कहानियां सुनाते थे, जो शायद पहली सिविलाइजेशंस की बुनियाद बनी। वो एक ऐसे आसमान के नीचे जीते थे जहां मिल्की वे कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं थी, बस उनकी हर रात का एक हिस्सा थी। हमने अंधेरे को हरा दिया, हमने रात को भी दिन बना दिया। हमने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा ली, अपनी सिटीज को जगमगा दिया और अपनी दुनिया को 24 घंटे चलने लायक बना दिया। लेकिन शायद इसी सफर में हमने वो खामोशी खो दी जहां कहानियां पैदा होती थी, जहां इंसान सिर्फ जिंदा नहीं रहता था, बल्कि खुद को समझता था। एक लाइट स्विच ने हमारी जिंदगी आसान बना दी, लेकिन हो सकता है उसने हमें अंधेरे की वो दुनिया भी छीन ली जिसने कभी इंसान को इंसान बनाया था।